1 मार्क्स के पीवाई क्यूज हैं, ठीक है। आपके जितने भी आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे साल भी मेंशन किया है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के पीवाई क्यूज हैं फॉर सीबीएसई, ठीक है। 1 मार्क्स के पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई इन साइंस, ठीक है, इन साइंस में। और इसमें आपको देखो चैप्टर का वो भी दिया हुआ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है, कैसा है, इजी है, हार्ड है, रिमेम्बरिंग टाइप का है, सजेस्टेड फॉर 1 मार्क्स, मतलब ये 1 मार्क्स के लिए आया था 2016 में, ठीक है। ओके, नेम द मेथड बाय व्हिच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल? हो गया, ओके, असेक्सुअल, ठीक है, और असेक्सुअल। हाइड्रा बर्डिंग, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, हाइड्रा इज बेसिकली एन एक्वाटिक, तो ये हो गया आपका बर्डिंग, ठीक है। और ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाएगा भाई साहब? असेक्सुअल, ठीक है। सो हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग एंड दिस मेथड इज असेक्सुअल, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। अभी हम पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा, समझे कि नहीं? इफ यू टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, add an equal amount of acetic acid to it, shake the test tube well, and leave it undisturbed on the test tube stand. Then after about 5 minutes, what do you observe? तो आपके चार ऑप्शन हैं। एसिटिक एसिड आपने लिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर ओवर द लेयर ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब आपके एसिटिक एसिड के लेयर के ऊपर वाटर है, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। इट मींस दैट दे आर नॉट मिक्सिंग। अ प्रेसिपिटेट इज सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसे आपका देखो ऑयल और वाटर होता है ना, सेपरेशन लेवल आपको दिखता है वैसा। ऐसा हो सकता है कि पनीर की तरह भाई साहब एसिटिक एसिड जम जाए नीचे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस आर कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कोई कलरलेस गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। देयर इज क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से ये क्वेश्चन है भाई साहब 2017 का। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अवनी से सी। देखो भाई साहब, आपके एसिड के साथ वाटर का कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। किसी भी एसिड को, देखो एसिड एसिड की तरह बिहेव कब करेगा? जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, वरना वो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, पहली बात। तो एसिड हो या बेस, एसिड और बेस विल बिहेव एज एन एसिड और अ बेस ओनली व्हेन यू हैपन टू डिसॉल्व देम इन वाटर। तो वाटर में डिसॉल्विंग से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना ही एसिड का बनेगा, ना ही बेस का बनेगा। तो यहां पे देखो, अगर गैस इवोल्यूशन हो रही है तो इसका मतलब नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये नहीं हो सकता भाई साहब, दिस इज नॉट करेक्ट। इफ गैस इज गेटिंग इवॉल्व देन डेफिनेटली अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, और केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है भाई साहब, क्योंकि आपका एसिड और बेस तो एसिड और बेस की तरह तभी बिहेव करेंगे जब उनको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे। और अगर आप बोल रहे हैं कि कलरलेस गैस इवॉल्व हो रहा है तो देन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, तो ये नहीं हो सकता। दैट इज हाउ दिस ऑप्शन गेट्स नलिफाइड, ओके। देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर ओवर द लेयर ऑफ एसिडिक एसिड। भाई साहब देखो, एसिडिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो या बेस हो, वो एसिड या बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब उसको आप वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब प्रेसिपिटेट, ये भी नहीं होगा भाई साहब, प्रेसिपिटेट मतलब डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है। ये आपका भाई साहब करेक्ट आंसर हो, एसिडिक एसिड का भाई साहब, इसीलिए हम एसिडिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अब समझ में आता? ओके, 2015 का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपके समझ के दायरे के बाहर है। मतलब आपका अगर 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम का आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय 20%। इन अ बीकर टू स्टडी सैप्निफिकेशन, सैप्निफिकेशन कौन सा रिएक्शन होता है? सोप मेकिंग रिएक्शन है, ठीक है। सम ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटेड टू दिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, sodium hydroxide turns red litmus blue. Sodium hydroxide readily dissolves in water. The beaker containing solution appears cold when touched from outside. The blue litmus paper turns red when dipped in the solution. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? बताइए, 2015 का क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें से भाई साहब करेक्ट कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 3, ओनली 3 एंड 4, 1 एंड 2। ये वाले थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ऑप्शंस में, ठीक है।
ए बी सी डी कहीं से भी पिक करना वो आसान होता है, लेकिन यहाँ पे कौन से 3 कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट हैं? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब, 2015 में आस्क हुआ है, बताइए। हाँ, ओके, एक एक करके देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है भाई साहब? दिस इज बेसिकली अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली अ बेस और एन एल्कली। हम ये बोल सकते हैं ये एल्कली, एल्कली मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस है, ठीक है। सो इट इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, इट इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है। बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू बनाता है या ब्लू लिटमस को रेड? ब्लू लिटमस को रेड एसिड बनाता है, तो रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा ये। दिस इज करेक्ट, ये भाई साहब करेक्ट ऑप्शन है भाई साहब, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड readily dissolves in water, भाई साहब वो वाटर सोल्यूबल बेस है, तो विल इट रेडिली डिसॉल्व इन वाटर? यस, ठीक है, रेडिली मतलब फटाक से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। द बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन अपीयर्स कोल्ड व्हेन टच फ्रॉम आउटसाइड। सो देखो, जितना जल्दी कोई, देखो केमिस्ट्री में एक चीज को समझना, ठीक है, जितनी ज्यादा किसी चीज की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। किसी भी सिस्टम की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसका एनर्जी कम होगा। समझ में आ रहा है ये? ओके, ये चीज अगर आप समझ गए तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप खुद से बयां कर सकते हैं। समझ लो ये आपको मालूम नहीं है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है जब हमने मिक्स किया तो वो पानी गर्म हो जाएगा या ठंडा, ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अभी कम से कम ये आपको मालूम है कि फटाक से डिसॉल्व होगा ये। देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो फटाक से मतलब क्या बनाएगा? ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है भाई साहब, और ये लेट्स से वाटर है। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक्वा सोल्यूशन बन रहा है। अगर ये बन रहा है फटाक से तो इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कि ये? जो चीज फटाक से होती है इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ये ज्यादा स्टेबल हुआ है कि नहीं? ठीक है, समझो। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, तो एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी कम, और भाई साहब इसकी एनर्जी ज्यादा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, तो मतलब ये जो एक्सेस एनर्जी है वो कहां पे रिलीज होगा? यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। सो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा एज हीट। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आपका सिस्टम स्टेबल होता जाता है वैसे वैसे सिस्टम की एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया, ये क्या बना? NaOH प्लस हीट, ठीक है। तो आपका ये सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये आपका सोल्यूबल बना। जैसे ये सोल्यूबल बना, इसका एनर्जी गिरा, अगर इसका एनर्जी गिरा तो भाई साहब ये हीट रिलीज करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो क्या ये सही है? यस। अगर समझ लो आपको मालूम नहीं है कि भाई साहब हीट इवॉल्व होगा कि नहीं, जब हम बोल रहे हैं ना रेडिली डिसॉल्व कर रहा है, मतलब वो बैठा ही हुआ है कि इसको डिसॉल्व कर ले, मतलब ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल तो इसकी एनर्जी कम, ये सिस्टम थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली अनस्टेबल है तो इस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा, तो एक्सेस एनर्जी कहां पर रिलीज होगी? इस तरफ रिलीज होगी। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, तो क्या ये होगा भाई साहब? ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो बेस है, ठीक है। सो आपका 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 2 और 3 आप, हाँ हाँ, ये वाला गलत होगा, सॉरी, दिस विल बी रॉन्ग। ओके ओके ओके, सॉरी, ठीक है। और क्या ये वाला रॉन्ग हो जाएगा ना? ओके, सो ये आपका भाई साहब दिस विल बी हैविंग हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, दिस विल अपीयर हॉट। ओके, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि भाई साहब बेस है, तो 1 और 2 ही आपका राइट है ना। ओके, चलिए भाई साहब 1 और 2 ही आपका राइट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्लियर? क्लियर हम पीपल? हम ओके ओके ओके। राइट टू एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ वाटर हार्वेस्टिंग एट कम्युनिटी लेवल।
कम्युनिटी लेवल मतलब बहुत बहुत बड़े पैमाने पे एक एक छोटा सा घर है, उसमें लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग किया है, या एक बहुत बड़ी सी कॉलोनी है, उसमें सब लोग मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या समझ लो एक बहुत बड़ा गांव है जिसमें सब लोग मिलकर वाटर, इसको हम कम्युनिटी लेवल बोलेंगे। ठीक है, बताइए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? वाटर कैसिटी, ओके। और क्या होगा भाई साहब? आप बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा। और क्या होगा भाई साहब? वाटर स्केर्सिटी विल नॉट बी देयर। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं? और क्या हो सकता है बोलो? वाटर स्केर्सिटी विल नॉट बी देयर, नो वाटर स्केर्सिटी, और ग्राउंड वाटर लेवल्स विल इंक्रीज। और बोलो भाई साहब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अरे कितने ही है भाई साहब, और भी कितने होंगे? फार्मिंग एफिशिएंसी, ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन में आपको वाटर लगता है, इरिगेशन विल इंप्रूव। ओके, चलिए और बोलो भाई साहब, और बोलो और बोलो और बोलो। रिवर वाटर, रिवर वाटर रीजनरेशन बोल सकते हैं हम, है ना? रिवर वाटर जो सूख जाएगा उसमें भी हम रिवर वाटर रीजनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलो भाई साहब? एनीथिंग एल्स? काफी है, 2 पॉइंट आपको लिखने हैं इनमें से कोई। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? 2019 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज promote cell division, wilting of leaves, promote the opening of stomatal pore, help in the growth of stem. Hey, Bharat, cytokinin, the role of cytokinin is promote cell division, wilting of leaves, promote the opening of stomatal pore और help in the growth of cell. साइटो मतलब क्या होता है? सेल से जुड़ा हुआ, सेल से जुड़ा हुआ, और काइनिन मतलब डिवीजन। साइटोकाइनिन मतलब होता है आपका भाई साहब डिवीजन, तो प्रोमोट सेल डिवीजन, सिंपल। ठीक है, दिस विल बेसिकली प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। We need 20% aqueous solution of sodium hydroxide for the study of saponification reaction. When we open the lid of the bottle containing solid sodium hydroxide, we will observe it in which form? कभी लैब में गए हो भाई साहब? गए हैं? क्या करने गए थे? नहीं? और क्या करने गए थे भाई साहब? कुछ बॉटल्स रखी हुई है, देखा है? उस बॉटल में कुछ नाम लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि HCl है, ये सब लिखा हुआ देखा है? देखा है उसको कभी? कल जाकर देख लेना भाई साहब। ठीक है, वी नीड 20% aqueous solution of sodium hydroxide for the study of saponification reaction. ठीक है, when we open, तो इसको अगर आप खोलेंगे, lid of sodium hydroxide, in which state we will observe colorless transparent beads, small white beads, white pellets or flakes, white powder. अच्छा, एक्वस सोल्यूशन है तो पाउडर कहां से मिलेगा? सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब वाटर है, वाटर है तो पाउडर कहां से मिलेगा? क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में? बोलो भाई, वाटर सोल्यूबल बेस है नहीं, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे वी नीड 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर द सैप्निफिकेशन रिएक्शन व्हेन वी ओपन द लिड। अच्छा, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फाइन व्हाइट पाउडर नहीं रहेगा, एक्चुअली में ये व्हाइट पैलेट ऑफ फ्लेक्स होंगे। ऐसे भाई साहब जैसे स्नो फ्लेक्स गिरते हैं ना, स्नो के जैसे स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, वैसे ही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स होते हैं। तो दिस विल बी व्हाइट पैलेट्स ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, ओके, 2014 का क्वेश्चन है। 2017 का भाई साहब क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से क्वेश्चन है। For demonstrating the preparation of soap in the lab, which of the following combinations of an oil and a base would be the most suitable? Mustard oil and calcium hydroxide, castor oil and calcium hydroxide, turpentine oil and sodium hydroxide, mustard oil and sodium hydroxide. तो पहली बात तो देखो भाई साहब, इसको कैसे आप कंफ्यूज हो गए इसमें। ठीक है, तो पहली बात देखो, आपका जो सैप्निफिकेशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लगना ही लगना है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि दोनों में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मस्टर्ड ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपका देखो आपने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके रिएक्शन से सोप्स बनते हैं, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई साहब? दिस वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है?
Okay, so mustard oil and sodium hydroxide. Are we clear on this one, people? This would be the correct option. Select washing soda from the following. ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? This is not washing soda. This is baking soda. इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम NaHCO3 बोलेंगे, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा. Na2CO3 into 5H2O ये नहीं होगा भाई साहब. दिस वुड बी द राइट वन, ठीक है. तो वॉशिंग सोडा विल बी दिस वन, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? The part in which gustatory receptors are present in our body is inner ear, skin, tongue और inner lining of nose. ठीक है, तो दिस विल बी टंग. गस्टिटरी रिसेप्टर्स मतलब क्या होते हैं? टेस्ट के लिए, ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली टंग. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ओके ओके ओके. इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल्स ऑफ एनर्जी टू रैट्स. तो प्लांट से रैट्स तक भाई साहब कितना जा रहा है? 500 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम स्नेक्स? हर में आपका कितना परसेंट जाता है आगे? 10%. ओनली 10% गोज, राइट. तो आपका देखो यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स ने इनको कितना दिया? 500 जूल्स टू रैट्स, ठीक है. रैट्स अभी भाई साहब 10% इसका देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10/100. तो आप भाई साहब यहाँ पे एक गया तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 50 जूल्स. तो रैट से स्नेक्स में कितना गया भाई साहब? 50 जूल्स. स्नेक से हॉक्स में कितना जाएगा? इसका भी देखिए, स्नेक से हॉक्स में कितना जाएगा? दिस विल बी 50 इंटू 10/100. ये कैंसिल तो ये हो गया आपका 5 जूल्स, ठीक है. सो ओनली 5 जूल्स ऑफ एनर्जी विल गो फ्रॉम स्नेक्स टू हॉक्स, ठीक है. 5 joules of energy will be available from snakes to hawks. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. Two statements. Two statements are given. One labeled as assertion or reason. In the process of nuclear fission, the amount of nuclear energy generated by the fission of an atom of uranium is so tremendous that it produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. ठीक है. एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल मतलब एक कोल को जब आप जला रहे हो उससे 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी. द न्यूक्लियस ऑफ अ हेवी एटम such as uranium when bombarded with low energy neutrons splits apart into lighter nuclei. The mass difference between the original nucleus and the product nuclei gets converted to tremendous energy. देखो होता क्या है भाई साहब, आपका जो यूरेनियम है ना, ठीक है, यूरेनियम है ये टूटेगा भाई साहब, ठीक है. इसको बम्बार्ड किया हमने न्यूट्रॉन से, तो ये दो में इसमें टूटेगा. लेकिन यहाँ पे जो मास नंबर आएगा ना वो कम होगा. यहाँ का जो टोटल मास है इस मास से कम होगा. तो अपन देखते हैं भाई साहब, ई आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है. तो ये जो कन्वर्जन हुआ है लेस मास, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब? एनर्जी में. तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर. दिस विल बी द एनर्जी दैट विल बी इवॉल्व, ठीक है. एनर्जी दैट विल बी इवॉल्व. आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? क्लियर है? ठीक है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, ये जरा फटाफट.
Okay, if four identical resistors, the resistance of 8 ohm are connected in series so as to give an effective resistance of Rs, and then connected in parallel, so as to give an effective resistance Rp, then the ratio of Rs to Rp is कितना हो जाएगा? Rs to Sp. देखो यहाँ पे आपके चार रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, फोर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स R, R, R और ये R, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज. अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, मतलब टोटल R प्लस R प्लस R प्लस R आइडेंटिकल है. कौन है बोल रहा था? ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 8 ओम्स. ठीक है, तो 4R इज इक्वल टू 8 ओम्स. तो हर एक R की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 2 ओम्स. ठीक है, अरे मैम को बुलाना, मैम को बुलाना. मैं वो 9th वालों को दे दीजिएगा. 9th আছে তোমার কমার্সের আছে, সবাই লেখা আছে না, সিবিএসসি স্টেট বোর্ডও আছে ওতে. 9th सीबीएसई स्टेट बोर्ड और कॉमर्स. ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब आपका आर का वैल्यू कितना हो गया? द वैल्यू ऑफ आर विल बी हाउ मच? 2 ओम्स. इसका मतलब आर का वैल्यू हो गया 2 ओम्स. अभी अगर हमने भाई साहब आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस. ठीक है, तो आर एस की वैल्यू भाई साहब 400 ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं भाई साहब गलत कर दिया हमने. if four identical resistance of resistance is 8 ohm. अच्छा चलिए भाई साहब, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? आर एस की वैल्यू हो जाएगी 8 ओम प्लस 8 ohm plus 8 ohm plus 8 ohm. ठीक है, so this will be how much? 16 plus 16, that is 32 ohms. तो ये हो गई भाई साहब आपकी आर एस की वैल्यू. और आर पी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पे 1 बाई आर पी is equal to 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8. 1 2 3 4 4 by 8, so that will be equal to 1 by 2. तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओम्स, है ना. आरपी की वैल्यू 2 ओम्स, तो आर एस बाई आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 ओम्स बाई 2 ओम्स, दैट विल बी हाउ मच? 16. ठीक है, दिस रेशियो विल बी 16. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस परम पीपलम? ठीक है, क्लियर. Write the name and formula of the second member of homologous series having the general formula CnH2n. CnH2n भाई साहब किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन का. तो इसका भाई साहब सेकंड मेंबर कौन हो जाएगा? पहला मेंबर कौन होगा बताओ? इथीन होगा. हम क्योंकि पहला मेंबर C2 से चालू करेंगे, क्योंकि दो कार्बन तो कम से कम चाहिए ना डबल बॉन्ड बनने के लिए. तो C2H4 ये हो गया फर्स्ट मेंबर. सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा? C3H6. ठीक है, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी प्रोपीन. दिस विल बी प्रोपीन. ठीक है, क्लियर है? एल्कीन है ना ये, सो दिस इज विल बी प्रोपीन. क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, so write the name and formula. So this is the formula and the name propene of the homologous series. Okay, 2015 का क्वेश्चन है. चलिए, the following diagram shows the electrolytic refining of copper. Which of the following? क्या कौन बुजुर्ग 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 तू? Write the following statements. Okay, electrolytic refining of copper है भाई साहब. Which of the following statements is correct description of the process? The impure metal from the anode dissolves in the electrolyte. यहाँ पे देखोगे anode mud है basically. ठीक है, the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. Insoluble impurities settle down at the bottom of the anode. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? हाँ, दिस वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, ये आपका भाई साहब डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में और कैथोड में जाकर डिपॉजिट होगा. ठीक है, ओके. टू असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट, क्या? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या ये सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज देन दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक पॉइंट में, जो पॉसिबल नहीं है. ठीक है,
two magnetic field lines around a current carrying straight wire do not intersect each other. This is correct. The magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. क्या ये सही है भाई साहब? ठीक है, दिस इज ट्रू. ठीक है, तो लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता था भाई साहब? Two field lines cannot intersect at one single point because in that case there will be two directions of magnetic field at one point, which is not possible. One point can only have one magnetic field direction. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों भी हालांकि सही स्टेटमेंट्स हैं. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू. हाउएवर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, सो यहाँ पे both A and R are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है assertion और reason में. चलिए भाई साहब 2023 का क्वेश्चन, which of the following metals do not corrode in moist air? कॉपर, आयरन, गोल्ड और सिल्वर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोल्ड हो जाएगा क्योंकि गोल्ड एक इनएक्टिव मेटल है. ठीक है, इनएक्टिव मेटल है. ये ज्यादा करके भाई साहब इसको हम नोबल मेटल भी बोलेंगे. इज ऑल्सो नोन एज नोबल. ये कोरोड नहीं होगा भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? The magnetic field inside a long straight current carrying solenoid is zero, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, is same at all points. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो यहाँ पे आपका सोलेनॉइड है. ये A solenoid actually behaves what like a bar magnet. ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो यहाँ पे सारे भी पॉइंट्स में ये सेम रहेगा. इट इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स बिकॉज जस्ट एज द magnetic field inside a bar magnet will remain the same, in the same way inside a solenoid which virtually behaves like a bar magnet, the magnetic field will remain the same. Are we clear on this one people? Okay, 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. The image distance from the eye lens in the normal eye, when we increase the distance of an object from the eye, increases, decreases, remains unchanged, depends on the size of the eyeball. सोचिए भाई साहब, सोचिए, सोचकर बताइए मुझे. टैग इसमें इजी क्वेश्चन का लगा है. एक नॉर्मल आई है. The image distance of the eye lens in the normal eye when we increase the distance of the object from the eye. तो भाई साहब देखो यहाँ पे ये आई लेंस है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था. इसका इमेज भाई साहब कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए आपको देखने के लिए? रेटिना में फॉर्म होना चाहिए. अभी हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस बढ़ा दिया, हमने आई से डिस्टेंस बढ़ा दिया. यहाँ पे ये जाएगा, फिर भी कहाँ पे फॉर्म होगा? रेटिना में फॉर्म होगा ना. ठीक है, तो रेटिना में इमेज फॉर्म होगा तभी वो उसको देख पाएगा. ठीक है, the image distance from the eye lens in the normal eye when we increase the distance of the object from the eye increases, decreases, remains unchanged, depends on the size of the eyeball. तो यहाँ पे भाई साहब आपका remains unchanged. ठीक है, this will remain unchanged. ठीक है, the image distance के लिए और कोई स्कोप ही नहीं है. आपका ये है इमेज डिस्टेंस. हर इमेज इतनी डिस्टेंस पे बनना है, वरना अगर नहीं बन रहा है तो नॉर्मल आई नहीं है वो. फिर वो मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक आई होगा. अगर इमेज आपका पहले बन गया या बाद में बन रहा है, इसका मतलब क्लियर विजन नहीं है. लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्मल आई है. नॉर्मल आई मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे ही बनना है. मतलब ये आई का लेंस और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. So every image of an object will be formed at the retina, which means that the image distance for all the objects is going to be the same. ठीक है, तो आप ये फिनोमिना कैसे अचीव करते हैं? क्योंकि आपका जो आई लेंस है वो या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके, सो इट विल रिमेन अनचेंज. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जस्ट फॉर मोमेंट. Okay, consider the following chemical reactions 1 and 2. Mg plus 2HCl ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जाना भाई साहब, मैग्नीशियम और NaOH plus HCl ये बना रहा है. The correct statements about this equation is I is displacement reaction and 2 is decomposition reaction. ये क्या है भाई साहब? What is this? बताइए. Mg plus 2HCl ये आपको क्या दे रहा है? MgCl2 plus H2 which is basically हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, this is हाइड्रोजन गैस. Mg plus 2HCl आपको क्या दे रहा है?
सो इज इट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस विल बी व्हाट बच्चा पार्टी, NaOH प्लस HCO, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, ठीक है, तो NaCl और H2O, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड टू इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नो, डिकम्पोजिशन में हीट इन्वॉल्व होता है। वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड टू इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आस्क्ड इन 2023। क्लियर बच्चा हमारी। इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, करंट को आपने भाई साहब 2 गुना बढ़ा दिया है, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डेसिपेटेड इन द करंट विल बी, हीट का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट का फॉर्मूला क्या है संकेत? भाई साहब तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही, कभी पढ़ना चालू करेगा यार? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है भाई साहब? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसके हिसाब से अगर करंट को आपने 2 गुना बढ़ा दिया है, इफ करंट इज इन, तो H हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो करंट को अगर 2 गुना बढ़ाएंगे 2 टाइम्स, तो हीट कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक है। इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द करंट, तो 4 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी 4 टाइम्स? 10 स्टेट बोर्ड, हाँ हाँ हाँ, 9.5, सॉरी, शीतल, अमित, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट बढ़ गया भाई साहब? हाउ मच? तो आपका 4 टाइम्स बढ़ जाना मतलब 400% बढ़ गया ना। 4 टाइम्स बढ़ जाना मतलब 1 टाइम बढ़ेगा तो 100% बढ़ गया, 2 गुना बढ़ रहा है तो 200% बढ़ गया, 3 गुना बढ़ रहा है तो 300% बढ़ गया, 4 गुना बढ़ रहा है तो 400% बढ़ गया, ठीक है। सो दिस विल इंक्रीज बाय 400%। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड? कर्डिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, मिल्क का फिर से कर्ड का फिर से मिल्क नहीं बना सकते, तो दिस इज नॉट। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये अगर हो गया तो इसके बाद फिर से आप ग्रेप्स नहीं बना सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपका डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स जो आपके बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया, बस खत्म कहानी, फिर से आप उससे फूड नहीं बना सकते। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे भाई साहब देखो, अगर आपने Na2CO3 इंटू 10H2O है, ठीक है, ये भाई साहब आपका क्रिस्टल्स है, अगर आपने इसको हीट किया तो ये उड़ जाएगा, लेकिन फिर से अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये फिर से अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स और फिर से क्रिस्टल्स बना देगा, तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्रिस्टल्स को हीट करने से जो वाटर वेपर का चले जाना होता है और फिर से उनको खुला छोड़ देने से जो वाटर वेपर का पकड़ना होता है, दैट इज बेसिकली अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। इन सब में देखोगे ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं, दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, एक फिजिकल चेंज है ये, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो आइडेंटिटी है उसकी बनी रहेगी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वो बना रहेगा, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल हो, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली दिस वन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? चलिए फटाक से करना है भाई साहब इसको, जल्दी जल्दी। अमित बाबू जरा सीधे बैठिए ना, सीधे बैठिए, बहुत बढ़िया। चलो रे बाबा जल्दी करना है। अरे कॉनकेव मिरर में भाई साहब, यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर बच्चा पार्टी। फटाफट से एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, फटाफट से चीजों को सोचना है। देखो यहाँ पे हो गया आपका फोकस, ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितने भी इमेजेस आपके बनते हैं, ज्यादा करके भाई साहब आपके इन्वर्टेड इमेजेस हैं। एक ही केस में आपका भाई साहब क्या बनेगा, इट विल बी एन इरेक्ट इमेज। अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो भाई साहब उसका वर्चुअल होना तय है। इरेक्ट इमेज कभी भी भाई साहब इस तरफ नहीं होगा, रियल इमेज में कभी भी इरेक्ट इमेज होगा ही नहीं कॉनकेव मिरर्स में,
तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे भाई साहब, ये आपका पोल हो गया, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड हियर। तो आप देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रे ऑफ लाइट भाई साहब क्या ले लोगे, रे ऑफ लाइट appearing to be coming from the center of curvature after reflection would basically वो इस तरफ ही आया और इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको मिंक कर दें तो यहाँ पे ये हो गया, दिस विल बी द इमेज, ये हो गया आपका इमेज। क्लियर है भाई साहब, दिस विल बी द इमेज। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये आपका क्या है, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वेयर हैव यू केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर से लेस है। ये वाला भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ये भाई साहब 10 सेंटीमीटर से लेस होगा। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज टू बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एक ही केस में आपको भाई साहब इरेक्ट इमेज मिलेगा कॉन्केव मिरर में, और वो इमेज भी आपका वर्चुअल होगा जब आप भाई साहब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो, बिटवीन दिस एंड दिस। इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके अगर किसी दांत को देखना है उस दांत में क्या है प्रॉब्लम, तो वो लोग ज्यादा करके आपके माउथ में एक ऐसा छोटा सा कॉन्केव मिरर डालते हैं, ठीक है। एक एक ऐसा ब्रश की तरह रहता है कॉन्केव मिरर। जैसे उस कॉन्केव आपका जो टूथ है वो यहाँ पे आएगा, ये टूथ जो है वो यहाँ पे आएगा और उसका एक बड़ा सा वर्जन उसको दिखेगा। द डेंटिस्ट विल बी एबल टू बेसिकली सी अ बिगर वर्जन, ठीक है। इनफैक्ट जो शेविंग मिरर्स होते हैं, जो लोग बहुत मतलब ज्यादा शेव करते हैं और अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो ये भाई साहब एकदम पास में लाएंगे। दे विल बेसिकली ब्रिंग देयर चिन ऑलमोस्ट एट द between the pole and the focus of the shaving mirror that they are using, so that they can see a bigger version of their unshaved hair which they can shave। तो ये सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस XHCl, ये बना रहा है आपका MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। भाई साहब क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे हो गया MnO2 प्लस HCl, ये क्या बना रहा है आपका MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब 2 तो बनना ही बनना है, तो यहाँ पे Cl2 बन गया, यहाँ पे H2O, ठीक है। H2O तो भाई साहब यहाँ पे Cl2 4HCl। चलिए भाई साहब 4HCl में आपका यहाँ पे Cl2 4 हो गया। चलिए यहाँ पे 2H2O हो गया, बन गया भाई साहब। देखो Mn एक दोनों तरफ, H आपका 4 दोनों तरफ, O आपका 2 और ये हो गया 2 दोनों तरफ, Cl2 और ये हो गया 4 भाई साहब, ठीक है। कह रहे ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो गई, X की वैल्यू हो गई 4, Y की वैल्यू हो गई 2 और Z की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, ठीक है। 4, 2 एंड 1, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4, 2 एंड 1। क्लियर क्लियर क्लियर। 2023 का क्वेश्चन है, नेम टू इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बनी हुई है। हाँ, वुड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री बोलेंगे, वुड इंडस्ट्री नहीं। और बोलो भाई साहब, पेपर, फिर रबड़, ठीक है। बहुत सारे तमाम इंडस्ट्रीज हैं। देखो रबड़ इंडस्ट्री जो है, ठीक है, रबड़, टिम्बर इंडस्ट्री बोलते हैं हम एक्चुअली, आपके वुड की इंडस्ट्री को हम टिम्बर इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, रबड़, टिम्बर और पेपर, यस पेपर, पेपर ये आपके फॉरेस्ट फ्रेम इंडस्ट्रीज है ये सब, ठीक है। और कुछ फार्मा मतलब आयुर्वेदिक जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। Which of the following statements is true for amphoteric oxide? It reacts only with acidic acid and does not form water, ठीक है। It reacts with acid as well as base to form salt and hydrogen gas. It reacts with both acid as well as base to form salt and water. It reacts only with base and does not form water. कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन आपका सी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपने पढ़े वो क्या क्या है, zinc oxide and aluminium oxide. These are the two amphoteric oxides that you have studied. They will react with acid के साथ भी react करने के बाद ये क्या बनाएंगे, salt plus water। और भाई साहब base के साथ भी react करने के बाद क्या बनाएंगे, salt plus water। With both acid and base they will actually react to form salt and water. That's the reason they are known as amphoteric oxides. Are we clear? Clear on this one people? 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2023 का क्वेश्चन। In domestic electrical circuits, the wiring with 15 ampere current rating is for electrical devices which have
higher power ratings such as geyser, lower power ratings such as fan, metallic bodies and low power ratings, non metallic bodies and low power ratings. ए हो जाएगा भाई साहब। ये आपको दिख रहा है जैसे ये वाला जो है हमारा स्विच, देखो ये वाला स्विच, ये बेसिकली आपके इसको चला रहा है, ये 15 एम्पियर का स्विच है, ठीक है। ये भी आपका 15 एम्पियर का स्विच है। ये सारे आपके जितने भी गीजर्स वगैरह में देखोगे सब 15 एम्पियर के स्विच है, ठीक है। सो हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, एसी, ठीक है, इन सब का आपका 15 एम्पियर का स्विच होगा, ठीक है। देखो अगर आप इसको नहीं भी कर पा रहे हो ना तो ऐसे समझो, लो पावर रेटिंग जिसमें भी बोल रहे हैं, लो पावर रेटिंग जिसमें भी बोल रहे हैं, लो पावर रेटिंग जिसमें भी बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई साहब तीनों सही नहीं हो सकते, तो तीनों के तीनों ही गलत होंगे, ऐसा सोचो, ठीक है। कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे भी लो पावर रेटिंग, यहाँ पे भी लो पावर रेटिंग और यहाँ पे भी लो पावर रेटिंग, तो तीनों भी सेम ही है ना, तो इसका मतलब तीनों भी खारिज हो जाएंगे, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बिकॉज संकेत, व्हाई आरुष? They share electrons and hence they can easily be broken. Okay, so covalent compounds are generally poor conductors of electricity. They do not ionize. ये भाई साहब ionize क्यों नहीं होते हैं? Because they share the electrons. ये electrons को भाई साहब share करते हैं. They do not ionize. ये ionize नहीं होंगे, ठीक है। आप water में डालोगे तो बराबर ionize होना, ये इनका नहीं होगा. They do not donate or accept electrons. They are neither भाई साहब donors. They are neither donors nor acceptors, ठीक है। They neither donate nor accept electrons. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब, assertion reason. A current carrying straight conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field. The net charge on the current carrying conductor is always zero. बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आपने परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? यस, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a force when placed perpendicular to the magnetic field. Yes, it is correct. The net charge on a current carrying conductor is always zero. Net charge आपका क्या हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई साहब। कैसे होगा? नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये भाई साहब नेट चार्ज है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा क्या? आप उसको छुओगे तो आपको झटका लगेगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो तो नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपका असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। ओके, it is advised that while diluting an acid, one should add water to acid and not acid to water, keeping the solution continuously stirred. The process of dissolving an acid into water is highly exothermic. हाँ, क्या ये सही है? The process of dissolving an acid into water is highly exothermic. This is correct. बहुत जोर का रिएक्शन होगा भाई साहब, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका देखो, ये समझ लो कोई टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने समझ लो एसिड रखा हुआ है, और इसमें जैसे ही वाटर डालोगे तो होगा क्या? जैसे ही वाटर डालोगे जब उससे भाई साहब ब्लास्ट नहीं होगा, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ऐसे स्पार्कल्स निकलेंगे, ठीक है। मतलब वो वाटर फटाक से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भाई साहब मुंह में आएगा या जो भी साइड में रहेगा उसके ऊपर चिपकेगा, और उसमें एसिड रहेंगे। वो आंख में भी आपके आ सकता है, ठीक है, आपके स्किन में भी आ सकता है, कैन कॉज सिवियर इंजरीज, ठीक है। इसीलिए बहुत धीरे से हम क्या करते हैं भाई साहब, वाटर में एसिड को डालते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं वेरी ग्रेजुअली, बहुत ग्रेजुअली, और इसको धीरे धीरे स्टर करते हैं, ठीक है। एसिड इज poured into water and that too very gradually and we continuously stir it, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका भाई साहब ये वाला जो प्रोसेस है ये रॉन्ग है। It is advised that while diluting an acid, one should add water to acid and not acid to water, keeping the solution continuously stirred. The process of dissolving an acid into water is highly exothermic. The assertion is true and reason is false. ठीक है, आपका भाई साहब assertion आपका कौन सा हो जाएगा वैसे भी? डी ना, assertion is false and reason is true. Assertion is false and reason is true. 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब, समझ में आता है भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, which one of the following organ is not a part of human female reproductive system? Ovary, uterus, vas deferens, fallopian tube. So all these are basically parts of the female reproductive system. This is a part of male reproductive system. This is a part of male reproductive system. तो ये आपका C हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। Okay,
The correct pattern of magnetic field lines of the field produced by a current carrying loop. एक करंट कैरिंग लूप से भाई साहब किस तरीके का, ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, किस तरीके का पैटर्न फॉर्म होगा भाई साहब, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। ये वाला क्यों करेक्ट नहीं होगा बता सकते हैं? तो ये भाई साहब ये करेक्ट नहीं हुआ, ये वाला। तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, दिस वन। देखो पहली बात तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन देखोगे ना पोल्स में, वो डायरेक्शन दोनों सेम दिखा रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो नहीं हो सकता, ठीक है, दैट क्वालिफाइज इट फॉर बीइंग रॉन्ग। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इधर और इधर, so this will be the right one। सी आपका जो है वो करेक्ट तो होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, observe the following diagram and identify the process and its significance from the following options। यहाँ पे देखो वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है किसी प्लांट में, ये वाटर जा रहा है, वाटर वेपर से निकल रहा है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, स्टोमेटल ओपनिंग से होता है, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग से आपका ट्रांसपीरेशन होता है, और ये प्रोसेस बना ही रहता है, क्यों, क्योंकि ये मतलब जैसे आप समझ लो किसी पेट्रोल की टंकी में से जब पेट्रोल निकालते हैं तो आप वो पाइप डालते हैं और फिर उसको खींचते हैं ना, यू क्रिएट अ सक्शन अलोंग द पाइप। तो यहाँ पे भी ये ट्रांसपिरेशन जो पुल है दैट क्रिएट्स अ सक्शन फॉर द वाटर टू गो अप, ठीक है। ये जो स्टोमेटल ओपनिंग से वाटर का लॉस हो रहा है ये सक्शन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इनफैक्ट आपका ऑलमोस्ट 50% जो आप रेन्स रिसीव करते हो वो इसके वजह से ही, ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही है, ठीक है। हाँ आपके सीज रिवर्स और ओशंस में जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, लेकिन 50% रेन आपका भाई साहब इस ट्रांसपिरेशन पुल से आता है। दिस इज हाउ इट इवेपोरेट्स एंड दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। इवेपोरेशन मेंटेन्स वाटर कंटेंट्स इन द लीफ सेल, ये क्या है भाई साहब, identify the process and its significance in the following। Transpiration creates a suction force which pulls the water inside the plant, so this would be the correct one, ठीक है। Excretion नहीं भाई साहब, this will be transpiration, ठीक है। ये आपका एक सक्शन पुल को मेंटेन करके रखता है, और इस सक्शन पुल की वजह से भाई साहब आपका वाटर ऊपर जाता रहेगा कंटिन्यूसली, द वाटर विल कीप ऑन मूविंग अप कंटिन्यूसली। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके। In the following diagram, the position of the needle is shown on the scale of a voltmeter. The least count of the voltmeter and the reading shown by it respectively are। इसको जरा दिमाग लगा दीजिए, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अभी आप बोलोगे हम तो लीस्ट काउंट नहीं पढ़े हैं, डन डन डन। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, यहाँ पे तुम्हारा वोल्ट मीटर किस में यूज होता है, वोल्टेज मेजरिंग करने में, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.5 दिया हुआ है, अभी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 काउंट्स का, 10 काउंट्स का वैल्यू कितना आ गया 1.5 वोल्ट, है ना। तो एक काउंट का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, एक काउंट वैल्यू 1.5 बाई 10 वोल्ट, सिंपल सा भाई साहब, यूनिटरी मेथड है, तो मतलब ये नीचे जाएगा इधर 0.15 वोल्ट एक काउंट का, एक काउंट ही मतलब आपका होता है लीस्ट काउंट, ठीक है, एक काउंट का आपका 0.5 वोल्ट, ठीक है। ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज हाउ मच, 0.15 वोल्ट।
दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट, रीडिंग शोन बाय इट भाई साहब कितना हो जाएगा देखो 1.5। तो अभी देखो इसको अपन अगर 0.15 बोल रहे हैं तो एक यहाँ पे 1 और ये 2, तो 0.15 इंटू 2 कितना हो गया बोलो 0.3, ठीक है। तो 1.5 प्लस 0.3 ये कितना हो गया भाई साहब 1.8, तो मतलब ये रीडिंग कितने की है 1.8 वोल्ट्स की है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज हाउ मच 0.515 वोल्ट एंड द रीडिंग इज ऑफ 1.8 वोल्ट्स, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर हम, ठीक है। सिर्फ आपका स्केल है भाई साहब, स्केल से हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को भी बिलोंग नहीं करता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बिलोंग करता है, ठीक है। आप जब स्केल यूज करते हैं तो वो आप जब स्केल यूज करें तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे जाते हैं वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। इतने सारे रीडिंग्स का भाई साहब कितना वोल्टेज आया 1.5 वोल्टेज, 10 रीडिंग का 1.5, तो एक काउंट का भाई साहब यही हो गया आपका लीस्ट काउंट। 1.5 इंटू 2 कर दोगे तो 0.3, इसको ऐड कर दोगे तो 1.8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन लिशमैनिया। 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब बाइनरी फिजन का, चलिए फटाक से करना है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए आसान होगा वरना नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। एक न्यूक्लियस का भाई साहब दूसरा स्टेज क्या हुआ, 1 से 2 बनेंगे, तो इसका मतलब ये पहला स्टेज हो गया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। उसके बाद ये वाला देखो 1 से 2 बनने का स्टेज है ये, ठीक है। इट इज स्लोली स्प्लिटिंग अप, तो ये वाला हो गया आपका सेकंड स्टेज। फिर आपका भाई साहब पूरा पूरा स्प्लिट अप हो गया, दिस विल बी द थर्ड स्टेज। फिर आपका भाई साहब ये वाला होगा ना, ये वाला होगा आपका फोर्थ स्टेज, और ये वाला होगा आपका फिफ्थ स्टेज, ठीक है। पूरा सेपरेट हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ बी हो रहा है 1 3 2 5 एंड 4, यस दिस वुड बी द करेक्ट वन। 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे न्यूक्लियस को देखो, बाकी चीजों को देखो समझ में नहीं आएगा। एक न्यूक्लियस का देखो धीरे धीरे स्प्लिटअप चालू है, 2 न्यूक्लियस बन रहा है। अभी ये प्रॉपर 2 न्यूक्लियस बन गया, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे गए, यहाँ से आप यहाँ पे गए, फिर आप यहाँ पे आए, कि अभी अब 2 न्यूक्लियस बन गया है। अभी 2 न्यूक्लियस का भाई साहब धीरे धीरे शिफ्टिंग चालू होगा, तो यहाँ पे देखो दोनों का शिफ्टिंग चालू हुआ। अभी ये भाई साहब क्रैक होते 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 एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, तो दिस वुड बी द स्टेज, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल बेसिकली जज दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियर भाई साहब, न्यूक्लियस जो है आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। As compared to terrestrial organisms, the rate of breathing in aquatic organisms is faster because they need more oxygen for their survival, faster because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low, slower because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low, slower because the capacity of water dissolving atmosphere air is limited. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ज्यादा है, क्योंकि उनके पास कम ऑक्सीजन अवेलेबल है उनके वाटर में, ठीक है। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, ठीक है, इसलिए आपका फास्टर है। 2023 का क्वेश्चन है।
क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, दे विल ब्रीथ फास्टर because the amount of oxygen that is available in water is low as the solubility of oxygen in water is low. So they will have to breathe more in a particular frame of time in order to get more oxygen. ठीक है, क्लियर है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो करीबन 20% है और वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी करीबन 11% है एंड दैट इज द रीजन दे वुड नीड more oxygen in the same amount of time and that's the reason their breathing rates are faster. ठीक है, okay. Amoeba takes in food using finger like extensions on the cell surface. In all unicellular organisms the food is taken in by entire cell surface. क्या ये सबके लिए सही है? नहीं, this is wrong. ठीक है, this is wrong, this is right. ठीक है, तो आपका assertion is true but reason is false. ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब. ओके, the expressions that relate q1 and q क्या है भाई? The expressions that relate q, I and t, charge, current and time, q voltage and work done. ओके, चलिए भाई साहब, क्या ये सही है? I is equal to q by t, rate of flow of charge, work done is equal to voltage upon q. क्या ये सही होगा? नहीं, उल्टा होगा ना, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये आपका रॉन्ग है, ये सही है, ये पूरा पूरा आपका सही नहीं है. ठीक है, आपका ये वाला देखो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, नहीं ये गलत हो जाएगा भाई साहब. Q नहीं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी सही है ना भाई साहब, दिस इज करेक्ट. ठीक है, दिस इज करेक्ट. W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये भी सही है. ठीक है, तो ये आपका सही आ रहा है. चलिए इसको देख लेते हैं. Q इज इक्वल टू आई बाई टी, नो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, नो, ये आपका सही है लेकिन ये रॉन्ग है. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करेक्ट है. Q इज इक्वल टू V बाई डब्ल्यू, नहीं ये गलत है. ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? W बाई V होगी, है ना. तो आपका ये B वाला ही सही आ रहा है. 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है, द I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू टी. आपका W इज इक्वल टू आपका W बाई Q होता है V. ठीक है, सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है. ओके ओके ओके. ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल. ऑब्वियसली भाई साहब आपका हो जाएगा एम्फोटेरिक. ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है. ओके ओके ओके. कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आपके दो हैं भाई साहब, क्या ये सही है? और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स क्योंकि दे आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों भाई आपके सही होंगे 2 and 4. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आस्क्ड इन 2024. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन. क्या इसका रिडक्शन हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ठीक है, किसी भी कंपाउंड से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव करोगे या हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा. तो जिंक ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन. क्या ये सही है? सही है भाई साहब. कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट. क्या ये सही है? बिल्कुल है. दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक. तो दोनों भी आपके सही हैं. ठीक है, तो assertion is true, reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. क्या ये सही है भाई साहब? ओके, सो आपका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, आस्क्ड इन 2023. क्लियर है भाई साहब? ओके ओके. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल्स इज. इथाइन मॉलिक्यूल का देख लो भाई साहब, क्या हो जाएगा? C2H4 है कि नहीं भाई साहब? तो यहाँ पे हो गया C और ये हो गया C, ये दो और ये H और ये H, ये H, हाँ C2H2, सॉरी C2H2 होगा ना, नहीं इथाइन है ना. इथाइन मतलब आपका हो जाएगा भाई साहब C और ये H2, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाएंगे. H और ये H, so this is basically what? इथाइन मॉलिक्यूल. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली इथाइन मॉलिक्यूल. ठीक है, ओके. तो कार्बन का भाई साहब यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं भाई साहब? 10. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10 है ना, दिस विल बी 10 asked in 2023. Clearum भाई साहब, are we clearum on this one people? Okay, okay, okay. The walls of atria are thicker than those of ventricles. मुंडी ला रहा है। एट्रिया मतलब क्या होता है, जो आपके हार्ट से ब्लड को कैरी कर रहा है वो ज्यादा थिकर होगा। वेंट्रिकल्स मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कैरी कर रहे हैं, दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ प्रेशर। ज्यादा प्रेशर आपका किसमें होगा, एट्रिया में। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, मैंने किसी डॉक्टर के बारे में सुना, मतलब उन्होंने ही बोला था कि मेरा जब ट्रेनिंग चल रहा था ना, तो मेरे जो सर्जन थे, मतलब मेरे जो हेड सर्जन थे, तो उस टाइम पे हमको गांव में ज्यादा करके जितने भी आपके डॉक्टर्स होते हैं उनको 1 साल गांव में रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ देयर एमबीबीएस, ये क्राइटेरिया है। तो वो जब गांव में रहते हैं तो बोल रहे थे कि किसी का ऑपरेशन चल रहा था और लाइट चली गई है, तो हम लोग वैसा लालटेन वालटेन लगा कर ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत पहले की बात है। जब ऑपरेशन चल रहा था तो गलती से एट्रिया कट गया था। अगर एट्रियम आपका कट जाए ना, मतलब आर्टरी आपका कट जाए, तो उसमें से खून रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से उसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, एट्रियम में बहुत हाई प्रेशर, क्योंकि वो आपका हार्ट से कनेक्टेड है। हार्ट जब ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो एट्रियम में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक फ्लो हो रहा है। अगर एट्रियम कट जाता है या कोई एट्रियम आर्टरी आपकी कट जाती है, तो बोलते हैं ना, हमको छोड़ के चले गए। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई साहब, ये आपका नस काट रहे हैं, तो मतलब आपका आर्टरी को काट रहे हैं, इससे पूरा ब्लड निकल जाता है एंड द पर्सन बेसिकली गोज टू डेथ मोड। ओके, तो यहाँ पे आपका ये गलत है, आपका एट्रियम, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर, क्योंकि दे हैव टू हैंडल हाई प्रेशर। ठीक है, हैंडल हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो, अगर आपके गार्डनिंग, ऐसे समझो इसको, आप गार्डनिंग में जो पाइप यूज करते हैं और आपके बिल्डिंग में जिस पाइप से पानी ऊपर चढ़ रहा है, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो इसका वॉल जो है बहुत थिन होता है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। बिल्डिंग में जो पानी ऊपर चढ़ा है उसको प्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं भाई साहब, दिस इज थिकर। ठीक है, सो व्हाई? बिकॉज इट हैंडल्स मोर प्रेशर। ठीक है, देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हायर प्रेशर। तो वेंट्रिकल्स भाई साहब हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हायर प्रेशर। हायर प्रेशर में भाई साहब इसको कम करना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। Ventricles have to pump blood to various organs at low pressure. अच्छा, हाँ यार, सही 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 बोल रहे हैं भाई साहब, हमने यहाँ पे आर्टरीज और वेंट्री ले लिया। ओके, तो आपका ये हार्ट है बेसिकली। हार्ट के 4 चेम्बर्स हो गए, दीज आर द एट्रिया एंड दीज आर द वेंट्रिकल्स। तो ये करेक्ट है भाई साहब, वेंट्रिकल्स ज्यादा हायर प्रेशर होगा। ठीक है, तो वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स। Ventricles have to pump blood to various organs at higher pressure. ये भी सही है। ठीक है, सो ये वाला आपका सही है। वेंट्रिकल्स, द वॉल्स ऑफ एट्रिया, ये वाला गलत है। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स और मोर थिकर, इसके ज्यादा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, ओके। In ecosystem, 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of heat energy, chemical energy, mechanical energy or light energy. So this will be heat energy. ठीक है, क्लियर है? Identify the food chain in which the organism of the second trophic level are missing. Second trophic level में कौन आएंगे? Herbivorous animals. Okay. Grass, goat और lion, इसमें second trophic level वाला है। गोट सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाला है। ठीक है, ओके। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये सब भाई साहब आपके सी में होते हैं। ठीक है, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। जू प्लैंकटन वैसे क्या है? एनिमल है। फाइटोप्लैंकटन आपका प्लांट है। ठीक है, तो जू प्लैंकटन बेसिकली फाइटोप्लैंकटन को खाता है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया वहां पे। तो आपका भाई साहब जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल का जू प्लैंकटन है, सी एक्वाटिक मीडियम में जू प्लैंकटन आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, इसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाला मिसिंग है। ग्रास किसको, ग्रास कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। तो यहाँ पे भाई साहब ग्रास हॉपर मिसिंग है, जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल का है। ठीक है, ये वाला आपका होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, क्या सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मेंबर इसमें मौजूद है टेरेस्ट्रियल एलिमेंट में? ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आता है। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। जू प्लैंकटन आपका एक्वाटिक में सेकंड लेवल पे आता है। ठीक है, ग्रास हॉपर, ग्रास, ये भाई साहब बराबर है। देखो, ठीक है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने कहा, यहाँ पे भी सेकंड ट्रॉपिक लेवल मौजूद है। इसको फ्रॉग ने कहा, इसको स्नेक ने कहा, इसको ईगल ने कहा, ये भी प्रॉपर है। यहाँ पे भाई साहब आपका ग्रास हॉपर मिसिंग है। ठीक है, सो सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहाँ पे मिसिंग है? इस वाले में।
Identify the food chain in which the organism of the second trophic level are missing. So this will be the one. Tiger, gas, snake, frog. Are we clear to this one, people? समझ में आता? बहुत बढ़िया. 2024 का क्वेश्चन है भाई साहब. Okay. Two LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current to the 12 watt bulb is 0.6 amperes, the current to the 6 watt bulb will be. देखो यहाँ पे आपका 12 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और आपका भाई साहब 6 वॉट का बल्ब है. ये आपका 12 वोल्ट का बल्ब है, ये 6 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, और ये भाई साहब आपका लेट्स से, ठीक है, ये आपका 12 वॉट और ये हो गया आपका 6 वॉट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज. करंट टू द 12 वॉट बल्ब इज कितना है? सीरीज सर्किट में भाई साहब करंट दोनों में सेम होगा, दोनों में ही सेम होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट इज गोइंग टू बी द सेम. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. तो मतलब 6 वॉट से भी if the current to 12 watt is this much, then the current to the 6 watt bulb will be how much? 0.06 amperes. ठीक है, इतना ही क्वेश्चन देखो, 2023 का क्वेश्चन है. आर बी क्लियर? यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इन अ सीरीज सर्किट द करंट is same. The number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species undergoing sexual reproduction remains constant due to doubling of chromosomes after zygote formation, halving of chromosomes after zygote formation, doubling of chromosomes between gamete before gamete formation, halving of chromosomes. यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स भाई साहब पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इधर से एक पेयर और इधर से एक पेयर, हाफिंग हो रहा है ना भाई साहब, ये इधर आया और इधर आया तो हाफिंग हो रहा है. ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन के पहले क्या हो रहा है? ठीक है, मेल से और फीमेल से हाफ आ रहे हैं. ठीक है, सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. हाँ, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? जैसे आप बोलते हो ना टॉल टॉल, ये कैसे आया? एक इधर से आया, एक इधर से आया. हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है भाई साहब, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. हम ये 1 मार्क्स के पीवाई क्यूज हैं, हम इसके बाद 2 मार्क्स वाले करेंगे, 3 मार्क्स वाले करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और लॉन्ग आंसर्स भी.